आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। क्या होता है हिंदी जी? अरे एक सब्जेक्ट है भाई। अब कौन से स्कूल का पढ़ रहे हैं? हम लोग के स्कूल का, अपना स्कूल बिहार बोर्ड, क्लास 10 गोधुली हिंदी का पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे, जिसका कंटेंट वीडियो आप देख चुके हैं। भाग 1 में गोधुली का जो भाग 1 या भाग 2 जो भी किताब का नाम है, गोधुली भाग जो क्लास 10 की गद्य खंड, गद्य के बारे में हमने बताया था कंटेंट वीडियो में, यानी कि कहानी की रचना जितनी भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलते हैं पहले कहानी के तरफ, जिसके निर्माता हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी हैं। आइए, यहाँ पर हिंदी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ कहा है। हमारे महान कवि प्रेमचंद के समतुल्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उनसे कम भी नहीं है। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए ही उसका जन्म हुआ था। जब तक वह अपनी जनता के काम की चीज बनाई रहेगी, जन निश्चित आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। कौन? हिंदी। जिस हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी विषय को, तो वह किसी राज्य शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अद्वितीय का मतलब होता है इनके समान दूसरा नहीं। पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, ये यहाँ पर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमने आपको कंटेंट डिस्कशन में बताया था कि क्या है इसका नाम, थोड़ा बड़ा करे हो ताकि सब हमारे दोस्तों को नजर आ जाए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको पढ़ने से पहले भीमराव अंबेडकर की जीवनी थोड़ा देख लें, पीछे पेज में है, देखिए। कहता है कि भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। महू, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन का उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक वाग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, यानी बहुत सारे चीजों का फंडामेंटल कंसेप्ट दिया। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विद्वता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्मशास्त्री के साथ साथ राजनीति शास्त्री भी थे। ठीक है। स्वदेश में कुछ समय उन्हें वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्हें अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों की मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन एवं रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये कौन थे? इनके प्रेरक थे, इंस्पायर थे, इनके जिंदगी में इनका बहुत रोल है। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। कब जन्म हुआ? 91 में, यानी 11 साल इधर और 56 साल इधर, यानी कि 67 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बाबा साहब ने अनेक पुस्तिकाएं लिखी। द कास्ट इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ठीक है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, ठीक है,
से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों के प्रकाशित हो चुका है। यानी जितना कहानी के बारे में, स्टोरी का किताब के बारे में बताए, तो सब हिंदी में भी अवेलेबल है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात एनालिसिस ऑफ द कास्ट, एक किताब है एनालिसिस ऑफ द कास्ट पर आधारित है। यहाँ पर किताब का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है एनालिसिस ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तौराक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसका क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन में स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया और प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है बाबू, श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा तथा मानवीयता, नारसैगिक न्याय, सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों में रूढ़ पूर्वग्रहों, लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वीकार प्रकृति पर भी यहाँ एक संभाव्य विद्वता का दृष्टिकोण उभर सकता है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अब देखिए कहानी में बहुत सारा प्रश्न आएगा, तो जो भारतीय संविधान निर्माता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इनका पूरा जीवनी से प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव में। बच्चों क्या क्या रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, ये क्या क्या थे, तो इतिहास मीमांसक, विद्वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक विज्ञान, धर्मवेदा सब थे। ये किससे प्रेरित होकर के अपने जिंदगी में आगे बढ़े थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। और इनके प्रेरक जो रचनात्मक शैली थी वो एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही जो है इनको लोग जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में अंग्रेजी का नाम है, डालेगा कंफ्यूजन करेगा, पूरा नाम याद कीजिएगा। द कास्ट इन इंडिया, their mechanism, genesis, development and stability, who are Sudra, Buddhism and Communism, Buddha and Hidamma, thoughts and philosophy and the rise of Philosophy। और एनालिज्म ऑफ कास्ट के बारे में, तो एनालिज्म ऑफ कास्ट पर आधारित ये कहानी है। आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा किस बुद्ध अम्बेडकर जी के किस उपन्यास पर आधारित यह कहानी है, तो यह कहानी द एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में बताया गया है। अब यह जो लेख तैयार किया गया था वो कहाँ था, तो लाहौर में एक अधिवेशन होना था, उसी में इसको पढ़ा जाना था, उसी के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेज में कहानी की ओर, चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या है। बाबा राव अंबेडकर जो थे, बाबा साहेब ने श्रम विभाजन यानी कि कार्य को कुशलता के आधार पर बांटने की पद्धति में जाति प्रथा ने कैसे अपने आप को लोगों या इंसानियत या मानवता या समाज के प्रति जो परिस्थितियों को संघर्षपूर्ण बनाया, उसी का यह सार है ये कहानी। ठीक है, इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक का मतलब क्या हुआ, खून चूसने वाला, जो जातिवाद के आधार पर अपना रोटी सेकता है, उसकी बात कर रहा है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन समाज में क्यों आवश्यक है, पहला प्रश्न यहाँ पर आया। ठीक है, श्रम विभाजन समाज में क्यों आवश्यक है, समाज में क्यों आवश्यक है। ठीक है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए हम इसे कोई बुराई नहीं कह सकते हैं। इस तर्क में संबंध में पहली बात यह कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की
आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की अव्यवस्था श्रमिकों के विभाजन विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकती। इस पंक्ति का क्या मतलब है? कहता है कि जो हमारा श्रम का विभाजन हुआ है समाज में, श्रम यानी काम करने के आधार पर जो बनाया गया है सिस्टम, जाति को अभी हम हटा रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो श्रम विभाजन के आधार पर यानी जो काम कर रहा है उसकी पहचान हो गई। इसमें श्रमिक विभाजन की व्यवस्था खराब है, यानी कि यह सभ्यता संस्कृति के अपोजिट है, यानी विपरीत है। इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बनियागिरी कर रहा है दुकान पर बैठ के, वो उसका पेशा है, लोग उसको उसके जाति से जोड़ दिए। यही यहाँ पर श्रमिक व्यवस्था में भेद है। श्रम का विभाजन हुआ, एक क्षत्रिय देश की रक्षा कर रहा है, तो वह क्षत्रिय है अपने कर्म से, लेकिन लोगों ने उसे क्या कहा कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ऐसे हो। हम उस पर कटाक्ष करना नहीं चाहते हैं। जो ज्ञान की बात करते हैं, जो समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, वह ब्राह्मण कहे जाने वाले कैटेगरी में लोग जो भी आते हैं, वो कर्म के आधार पर ज्ञानवान होने चाहिए, ना कि जाति और कुल के आधार पर। यहाँ पर यही मतलब है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एक आया, भारत के जाति प्रथा का विभाजन क्यों विश्व से अलग है? जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति यानी स्किल्ड मैन, जो कि काम करने में स्किल्ड है, कुशल व्यक्ति जिसके पास गुण है, या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, क्या कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कितना अच्छा बात बोला। मेरे को बचपन से आदत था हर एक विषय को डिटेल में पढ़ने का, इसीलिए आप बच्चों हमको कहीं हिंदी पढ़ाते देखेंगे, कभी राजनीति विज्ञान पढ़ाते देखेंगे, किसी और वीडियो में मैथ पढ़ाते भी देख लेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब मैं नवोदय का प्रोडक्ट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय मधेपुरा से मैंने नवोदय की पढ़ाई की, और हमारी पढ़ाई के समय में ही हमारी रुचि थी कि हम हर एक विषय को उस स्तर से पढ़ें। यदि हमको कोई पूछे कि संस्कृत जानते हो बाबू, शब्द रूप बताओ बालक का, तो हम बता सकें। तुमको अंग्रेजी आती है तो 10 वर्ड का मीनिंग बताओ, तुमको गणित आता है 10 गो गुणनखंड करके बताओ, या 10 गो जो है ज्यामिति का सवाल बना के दिखाओ, क्षेत्रमिति का सवाल बना के दिखाओ। हमने पढ़ाई उस स्तर से की थी कि जब मैं अपने वर्ग में पढ़ता था तो अपने मित्रों को, सहपाठियों को भी बताता था कि ये सवाल ऐसे बनेगा, वो सवाल ऐसे बनेगा। यह क्लास 7 यानी 6-7वें क्लास से हमारे अंदर आ गया था, और उस रुचि को मैंने जारी रखा। यानी कि जब मैं नवोदय की पढ़ाई खत्म कर वापस घर आया तो मैंने इंजीनियरिंग इंटर साइंस से जब की तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी हमारे घर की, तो हमने NIT जब बेंगलोर का निकाला, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं गया। वापस से आया आपके इधर, नॉर्मल पढ़ाई की, BSc की, MSc किया और ट्रेनिंग किया, टीचर्स ट्रेनिंग। और मैं आज 18 साल से पढ़ा रहा हूँ आपके RR एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी, एक सीनियर एजुकेटर की तरह काम करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास उन सभी विषयों को पढ़ाने का अनुभव तो है, ज्ञान में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे भी सीखता हूँ, आप मुझसे भी सीखते हैं। तो उस सारे अनुभव के आधार पर मैंने अपने ज्ञान को अर्जन करने के आधार पर मैंने शिक्षण का पेशा चुना। मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वक्त लिखा उसके बारे में बता रहा था कि व्यक्तियों की क्षमता या सीमा का विकसित करे,
कि हम अपने निर्माण करने के आवश्यक, यानी कि श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता या इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा कार्य का चुनाव खुद करे। ठीक है, मेरे घर में मेरा भाई बैंक में है, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, ठीक है, माँ मेरी होम्योपैथी की डॉक्टर है, और मेरे घर में कोई टीचर नहीं है, ना मेरे दादाजी थे ना मेरे चाचा जी लोग हैं, कोई नहीं है। हाँ, तो मैं टीचर कैसे बन गया? मेरा ये पेशा था, क्योंकि हमने अपने गुणों के आधार पर, अपने मेहनत करने के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उस ज्ञान को अर्जन किया जिससे मैंने टीचिंग प्रोफेशन यानी पढ़ाने का काम चुनाव स्वयं रूप से किया। मुझे इस रास्ते पर बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर का अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर गलती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, इस प्रथा की, क्वेश्चन है, विपरीत दूषित सिद्धांत क्या है? ठीक है, क्यों? एक हरिजन के घर में इंजीनियर पैदा नहीं ले सकता है, एक ब्राह्मण के घर में डॉक्टर पैदा नहीं ले सकता है, एक क्षत्रिय के कुल में एक शिक्षक पैदा नहीं ले सकता है, एक बनिक यानी बनिए के खानदान में एक मुख्यमंत्री पैदा नहीं ले सकता है। विचार कीजिए, ले सकता है। इंसान का गुण, उसके ज्ञान अर्जन और उसके चुने गए क्षेत्र के द्वारा जो उसका भविष्य तय होता है, वही व्यक्ति उस आधार पर अपने कार्य करने का श्रम यानी जो उसको बनना है लाइफ में या जो उसको करना है पेशा के रूप में, यानी पढ़ाना है तो टीचर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, यह वह अपनी योग्यता और गुण के आधार पर हासिल कर आगे बढ़ना चाहता है। यह सही बात है, लेकिन यहां पर समस्या क्या हुआ? वहां पर बताया गया कि माता पिता, देखिए लिखा हुआ यहां पर, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। यानी माता पिता हरिजन है और मजदूरी करते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, उनके पास क्षमता नहीं थी कि वह जो है आगे की पढ़ाई कर सके, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते, आर्थिक स्थिति के चलते। तो उनके बच्चों को समाज किस तरह से देखती है आपको पता है? मैं बताता हूं, तुम्हारा पिताजी मजदूर थे, तुम भी मजदूरी करेगा। यही लोगों का वाकया समाज में जाति प्रथा और श्रम विभाजन की प्रथा में श्रमिक व्यवस्था को दिखाता है कि तुम्हारे पिता बंधुआ थे, तुम भी बंधुआ बनोगे, तुम्हारा आगे वाला ही बंधुआ बनेगा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। जो मेहनत कर रहा है आज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है वह आगे बढ़ रहा है और अपने आप को साबित कर रहा है। इसीलिए सरकार ने जातिगत आरक्षण की बात की कि समाज में वैसे लोग जिनका सोच विकृत हो चुका है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी कुल के हों, ठीक है, उनके अंदर यह भावना नहीं आनी चाहिए और हमारे आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए कभी कि ये फलाने जात का है तो ये फलाने जात का है, यही करता है तो यही करेगा। नहीं, मैं एक शिक्षक हूं, हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। ज्ञान देना मेरा कार्य है, पढ़ाना मेरा धर्म है। वहां पर मैं कभी ये नहीं कह सकता हूं कि तुम बनिए का हो तो तुम कुर्सी पर बैठो, तुम हरिजन का हो तो तुम बोरा पर बैठो, तुम बाबू साहब हो तो तुम सिंहासन ले आओ और तुम ब्राह्मण हो तो मेरे माथा पर बैठो। नहीं, सब एक समान है। बेंच बना हुआ है स्कूल में, आइए पढ़िए। ड्रेस, हम लोग ड्रेस क्यों पहनते हैं? स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म। आर्या रिवीजन में भी हम लोगों को ड्रेस मिलता है, देखिए पहने हुए ना टी शर्ट। यहाँ यूनिफॉर्मिटी है, यानी एकता है, समानता दिखाई गई है कि हम सभी क्या हैं? आर्या रिवीजन के एक शिक्षक हैं। आप सभी क्या हैं? हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर जाति की बात नहीं हो रही है। जाति आपका काम देगा वहां, कहाँ? जब आप जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा, उसके अलावा दुनिया में कहीं काम नहीं देगा। आपकी योग्यता ही आपको श्रेष्ठ जगह पर पहुंचाएगी, ना कि आपकी जाति।
ठीक ना। मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करता हूं। जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पूर्वानिर्धारण नहीं करता, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि औद्योगिक धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक का निरंतर विकास कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कितना अच्छा वाकया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे एक बैंक कर्मचारी हो, चाहे स्कूल का शिक्षक हो, चाहे एक आम आदमी हो, एक मजदूर हो, एक श्रमिक हो, एक ठेला वाला हो, एक दूध वाला हो, एक चाय वाला हो, कोरोना सबके लिए था। और सभी ने उस परिस्थिति को देखा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों दूसरे के दुकान पर जाके काम भी किया कि कुछ पैसा दे दीजिए भैया, घर चलाना है। अच्छे कुशल कारीगर जो चटाई बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, जीन्स सीते थे, जीन्स में सूता बनाने का काम करते थे, उन्होंने भी माथा पर बोरा उठा के मोटरी वाला काम किया, क्योंकि घर चलाना है। तो यहाँ पर यह क्या बोला कि अपर्याप्त या अकस्मात परिवर्तन के कारण कभी कभी मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी अपने पिताजी को देखा होगा कि वो आज ये काम कर रहे हैं, अचानक से वह काम किसी कारण बस ऊपर नीचे हो गया या छूट गया, उन्होंने दूसरा काम पकड़ा जहाँ दूसरे तरीके का काम होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है कि मेरी इंटर की परीक्षा थी, दिन में पढ़ता था, रात को ऑटो चलाता था। तो मैं एक टीचर बन गया तो ऑटो नहीं चला सकता हूँ। अभी भी मेरे को पैसे की दिक्कत होगी तो हम जाके टोटो भी चला सकते हैं। जब भूख की बात होगी, परिवार चलाने की बात होगी, परिस्थिति की बात होगी, जिम्मेदारी की बात होगी, तो एक इंसान दो रास्ते अपनाता है, एक गलत एक सही। सही रास्ते पर संघर्ष है, गलत रास्ते पर बहुत पैसा है लेकिन बहुत कम जिंदगी है। लेकिन सही रास्ते पर लंबी जिंदगी है, संघर्ष है तो लंबी जिंदगी होगी। 10 रुपया आएगा, शांति वाला आएगा, कच वाला पैसा नहीं लेना है। मैं एक शिक्षक हूँ, पेशे से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो मैं ऐसे कार्य को भी करने लगता हूँ जो मेरा नहीं है। क्यों? मुझे वह कार्य नहीं आता है, मैं उसके लिए छोटा जात हो गया या बड़ा हो गया? नहीं, इंसान को अकस्मात परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आप लोगों को भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जाति प्रथा किसी व्यक्ति का ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जिससे उसके पैतृक पेशा ना हो, भले उसे पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन है। हमने आपको बताया ना कि मेरे दादाजी, मतलब बाबा जिसको आप कहते हैं, पिताजी के पिताजी, वो बोकारो स्टील सिटी में प्रोडक्शन मैनेजर थे, सरकारी नौकरी थी उनकी। मेरे पिता 4 भाई, चारों में से कोई उतना सरकारी नौकरी नहीं किया, सब लोग प्राइवेट फर्म में यानी बिजनेस करना, प्राइवेट कंपनी में काम किए। कोई टीचर नहीं था, हम बने। मेरा भाई बैंक कर्मचारी है, मेरी माँ होम्योपैथी डॉक्टर है। मेरे सारे मित्र अलग अलग पेशों में हैं, अलग अलग जाति और अलग अलग कुल से आते हैं, लेकिन अलग अलग पेशा में हैं। तो कभी भी इंसान को उसके पैतृक पर, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे तो हमको बिजनेसमैन बनना चाहिए था, मेरी माँ डॉक्टर थी तो हमको डॉक्टर बन जाना चाहिए था, या मेरा भाई कर्मचारी था या हम शिक्षक बने तो मेरे भाई को भी बन जाना चाहिए था। नहीं, इंसान अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार अकस्मात परिवर्तन को देखते हुए अपनी पेशा यानी अपने कार्य करने की क्षमता का चयन करता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा जो हम नहीं बताया आपको। पेशा बदलने की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है? पेशा बदलने की स्वतंत्रता के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है? नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए इसको समझना जरूरी है बाबू। ना देकर जाति प्रथाएं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्येक कारण बनी हुई है। क्या परीक्षण के कारण? लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर क्या बोला। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। यदि एक टीचर MA पास आदमी यही बोलेगा है हमें जब वहाँ लकड़ी से कोदरा पढ़ने चाहिए तो MA पास, अरे भैया तो MA पास का क्या महत्व है जब तुम्हारे उस पढ़ाई का तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तुम उससे कुछ योग्यता का लेने के बाद भी अर्जित नहीं कर पा रहे हो, 10 रुपया घर लेके नहीं आ पा रहे हो, तो ऐसा एमए पास का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप मैट्रिके पढ़िए, इंटरे पढ़िए, लेकिन इतना अच्छा से पढ़िए कि आपके अंदर गुण का विकास हो, ना कि सर्टिफिकेट जमा कर लीजिएगा। ITI भी कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर लेते हैं, और जाके ग्रेजुएशन में भी नाम लिखवा लेते हैं। इधर कंपटीशनों कर रहे हैं, उधर बिहारो पुलिस दौड़ रहे हैं, SSC GD का भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करिए, लेकिन योग्यता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। खाली पढ़ रहे हैं ऐसा कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्कूल के बाद का जो ये क्लास हम लोग चला रहे हैं ऑनलाइन का, इसको अच्छे से पढ़िए। आपको पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के ऐसे ऐसे अनुभवों को मैं सिखाऊंगा हिंदी क्लास के माध्यम से कि आपको लगेगा कि जरूर है, सुनना चाहिए। मैं अपनी विशेषता नहीं बखान कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच बात है। भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण यही है। इंजीनियर को जबरदस्ती कहता है इंजीनियर बने रहो तुम, उसकी योग्यता इंजीनियरिंग की है, लेकिन हालात नहीं है इंजीनियर बनने वाला। कोरोना में था क्या इंजीनियरिंग? एक प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। लोग पैदल आने के लिए मजबूर हो गए घर में। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं हम, क्यों नहीं करता? श्रम विभाजन मनुष्य की, आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा अपने शब्दों में, स्वेच्छा पर निर्भर क्यों नहीं करता? ठीक है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न और इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि अब बहुत से लोग निरायत कार्य की रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। कुछ परेशानी जिंदगी में ऐसा होता है जिसको हम पार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं परेशान है। नहीं, आप उसके पीछे का बात सोचिए और उसके आगे के हालात को देखिए और आगे बढ़िए, परेशानी से निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावनाओं से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब टालू का मतलब होता है करेंगे ना, देखते हैं, सोचेंगे। मन से गिरे हुए इंसान को टालू कहते हैं। ऐसे स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगे ना दिमाग लगे, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बात सही है। मैं हमेशा अपने एक वक्तव्य में बोलता हूँ, हमारे घर में एक दिलीप भैया आते हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई हैं। वो उनके घर में सारा बाल बच्चा बुतरू बढ़ई बन गया, पढ़ा लिखा भी, ग्रेजुएट है सब बच्चा, अंग्रेजी भी बोलता है, लेकिन सब बढ़ई भी है। क्यों? यहाँ पर इस वाक्य का काम करने वालों में दिल दिमाग ना लगता है। मेरे अंदर में योग्यता थी कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊं। मेरे अंदर एक योग्यता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता था, क्योंकि यह दोनों पेशा मेरे माँ पिताजी का है। तो हमारे अंदर यह गुण आया। ठीक है, मेरे भाई के अंदर आ जाना चाहिए था, दोनों में से किसी के अंदर नहीं आया। ये दोनों में से कुछ, ना मेरा भाई बिजनेसमैन है, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना वो डॉक्टर है, ना मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन जब भी मेरी माँ के क्लिनिक पर कुछ बच्चे आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं, कुछ पुरुष आते हैं दवाई के लिए पूछने के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ ये दवाई लीजिए, इसका जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अपने माँ के साथ रहता हूँ तो अनुभव मिल गया। लेकिन उस दवाई का क्या फंक्शन है वो बता सकता हूँ, लेकिन उस दवाई का क्या प्रभाव होगा मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी योग्यता नहीं है। आपको संस्कृत कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे लिखना है, गणित कैसे बनाना है, परीक्षा में 90% नंबर कैसे लाना है, वो हम बता सकते हैं। जो फावड़ा लेकर के मजदूर बालू उठा रहा है वो नहीं बता सकता आपको। यही चीज यहाँ पर है कि जो व्यक्ति जिस तरह का पेशा अपना के अपने जीवन यापन को कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि उसके आने वाले पीढ़ी वाले लोग भी वही करेंगे। और समाज यही नहीं कहता है कि तुम बढ़ई हो, तुम्हारा बेटा बढ़ई बनेगा, तुम धोबी हो, तुम्हारा बेटा धोबी बनेगा, तुम जो है दर्जी हो, तुम्हारे घर में भी सब दर्जी बनेगा। ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे दर्जी के बच्चे इंजीनियरिंग करके अच्छे जगह पे प्लेसमेंट लिए हुए हैं। एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला का बच्चा IAS IPS कंप्लीट करता है, तो वहां पर तो फिर उसको रिक्शा खरीद के रिक्शा चलाना चाहिए था। क्यों? पढ़ा लिखा, उसने पढ़ाई की अहमियत और योग्यता को समझा और यह जो सेंटेंस है उसको बदल दिया। पिताजी मजदूरी में रिक्शा चलाते थे, वो रिक्शा नहीं चला सकता है, उसको गणित समझ में आता है, इतिहास समझ में आता है, अंग्रेजी समझ में आता है, उसकी योग्यता वहां है जहां पढ़ के वो IAS IPS कंप्लीट कर सकता है।
यहाँ पर वही लाइन है कि दिल दिमाग लगेगा ही नहीं उसका रिक्शा चलाने में कभी, क्योंकि उसकी दिमाग में किताब की बात। तो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। हाँ, कभी आप मेरे से मिलिएगा, आप पढ़ रहे हैं हमसे 10th में, 11 12 में मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप बोलिएगा सर आप क्या क्या कर सकते हैं बताइए ना। आप अच्छा खाना बना सकते हैं जो भोज में कारीगर बनाता है, हम बना सकते हैं। मेहंदी लगाना आता है, वो भी आता है। ऑटो चला सकते हैं, ट्रैक्टर बड़ा वाला हैवा हम चला सकते हैं। सर इतना कैसे चला लीजिएगा, वो झूठे फेंक रहे, हम चला के दिखा देंगे आपको सामने में। हाँ, गांव में आते हैं पंडित जी बाबा जी, तेरा हाथ देखिएगा, शादी हो रहा है कि मेरा, नौकरी कब होगा, परेशान है, वो देखने आता है। हाँ सर आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे भाई, आइएगा ना आप, अब मिलेंगे जब आपसे बताएंगे। क्योंकि इंसान के अंदर स्वाभाविक प्रेरणा है, या देखिए स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ने की क्रिया कर रही है। आज सरकार सिर्फ क्या करती है, बड़का प्रोग्राम करेगी, हम यह करेंगे वह करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। चाहे वो हमारे सरकार में ऊपर के लोग हों, चाहे हमारे राज्य का लोग हो, कोई भी हो। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू की ओर ले चलता हूँ। रचनात्मक पहलू यानी कि जो उसका मेन प्रॉब्लम है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे, यदि मैं जातियों का विरोधी हूं तो फिर मेरी दृष्टि आदर्श समाज क्या है। आदर्श समाज किसको कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। आदर्श समाज क्या है, हम बाबा साहेब के नजर में, बाबा साहेब के नजर में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज यानी बाबा साहेब के द्वारा जो आदर्श समाज है उसकी योग्यता क्या है, कि स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति होगी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरी छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज की बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा प्रति सजग रखनी चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज, संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है। इस प्रकार इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। दूध हो गया आर्थिक समाज, आदर्श समाज, और पानी हो गया लोकतंत्र। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन का ही एक ऐसा पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या के एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करने का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। हमेशा लोगों को आप अपना सम्मान दीजिए। आपके घर में एक कर्मचारी काम करने आ रहा है, एक मजदूर काम करने आ रहा है, एक मिस्त्री काम करने आ रहा है, या कोई बड़े लोग भी आ रहे हैं, सबको एक साथ ट्रीट कीजिए। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो स्पेशल कुर्सी देंगे, और मजदूर आ रहे हैं तो बोरा चट्टी दे दो। नहीं, हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनकी गरिमा को बनाने के लिए अलग तरीका व्यवस्था होना चाहिए, और एक मजदूर आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन हो सकता है कि आप बैठाए अलग अलग दोनों को, क्योंकि कर्म के आधार पर दोनों अलग अलग जगहों पर बैठेंगे, लेकिन दोनों से व्यवहार एक जैसा कीजिए। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास हम लोग मिलेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे। धन्यवाद।